जी बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन अब क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम जिसमें ऑर्गेनिजम्स को उनकी सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस की बिना पर सेम ग्रुप में या डिफरेंट ग्रुप्स में रखा जाता है। सिंपली अगर इसको डिफाइन करें तो क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं ऐसा सिस्टम जिसमें जानदारों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में रख दिया जाता है, उस सिस्टम को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम। और जिन ग्रुप्स के अंदर रखा जाता है उनको हमने टैक्सा का नाम जो है वो दिया था। तो सबसे पहले बेटा, ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसका आगाज़ होता है अरिस्टोटल से। इसका बेटा आगाज़ होता है अरिस्टोटल से। अरिस्टोटल जो था ही क्लासिफाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नोन एट दैट टाइम एज इन द ग्रुप ऑफ प्लांटी और एनिमलिया। अरिस्टोटल बेटा क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था इसका आगाज़ अरस्तु ने सबसे पहले किया था। अरस्तु ने क्या किया था? वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनके बारे में वो उस वक्त अपने दौर के अंदर वो जानता था, उसने क्या किया? तमाम ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप का नाम उसने रखा प्लांटी और दूसरे का नाम उसने रखा एनिमलिया। तो अरिस्टोटल ने तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनके बारे में वो उस वक्त जानता था, मतलब अपने दौर में जब वो ज़िंदा था, जब वो जानता था, तो उसने क्या किया? तमाम ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप्स के अंदर प्लांटी और एनिमलिया के अंदर जो है वो उसने तकसीम कर दिया। तो यूँ इस तरीके से पहली बार क्लासिफिकेशन सिस्टम का जो है वो आगाज़ हुआ। अरिस्टोटल के बाद बेटा सेकंड जो साइंटिस्ट हैं हमारे पास वो है 700 में अबू उस्मान उमर अल जाहिस। अब आप देखें 700 की बात करें, मतलब हम आज से तकरीबन 1300-1400 साल पहले की जो है वो बात कर रहे हैं। तो अबू उस्मान उमर अल जाहिस जो थे, इन्होंने क्या किया? ही डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ 350 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स। इन्होंने जानवरों की 350 मुख्तलिफ इकसाम की खसूसियात, मतलब 350 एनिमल्स की खसूसियात की वजाहत की। किस में? अपनी किताब के अंदर। इन्होंने एक किताब लिखी थी, उस किताब में तकरीबन 350 के करीब एनिमल्स की खसूसियात के बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया था, बयान किया था। इसके अलावा इसी किताब में इन्होंने चूंटियों की जो लाइफ है, लाइफ ऑफ आंट्स, इसके बारे में भी काफ़ी डिटेल में जो है वो लिखा हुआ था। थर्ड नंबर पर हमारे पास जो बेटा साइंटिस्ट आते हैं वो 1172 में इब्ने रश्द, जिनको एवीरोज भी कहा जाता है। और बेटा ये एमसीक्यूज आता है बोर्ड में कि कौन से साइंटिस्ट हैं जिनको एवीरोज भी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अरस्तु की किताब जिसका नाम था डी एनिमा, ये किताब असल में रूह के ऊपर लिखी गई थी, उसका तर्जुमा किया था अरबी के अंदर, क्योंकि पुराने दौर के जो मुसलमान थे वो अरबी ज़ुबान जो है वो जानते थे। और अरस्तु की जो किताब थी ये यूनानी ज़ुबान में लिखी गई थी रूह के ऊपर। तो इस किताब से फ़ायदा हासिल करने के लिए इब्ने रश्द ने क्या किया? उस दौर में इस किताब का तर्जुमा जो है वो अरेबिक ज़ुबान में किया था। अच्छा बेटा, उसके बाद जो है वो अंग्रेज़ों का दौर शुरू हो जाता है, जिसमें सबसे पहले एंड्रिया सीसल पिनो है। इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ आपने याद नहीं करनी, क्योंकि ये नहीं पूछी जाती। आपने सिर्फ कैरोलस लीनियस की डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ याद करनी है। अच्छा बेटा, एंड्रिया सीसल पिनो की बात करें तो इन्होंने क्या किया था? प्लांट्स को 15 ग्रुप्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया था, और हर ग्रुप को इन्होंने नाम दिया था जेनरा। ठीक है, जीनस सिंगल को कहते हैं और ज़्यादा हों तो जेनरा। तो इन्होंने प्लांट्स को 15 जेनरा के अंदर, 15 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया था। उसके बाद जॉनरे ने क्या किया था? जॉनरे ने कोई ज़्यादा ख़ास काम नहीं किया। इन्होंने क्या किया? इनके दौर में जितना भी प्लांट की क्लासिफिकेशन से मुतल्लिक काम हुआ था उसको इकट्ठा करके इन्होंने सिंपली उसको क्या किया? पब्लिश करवा दिया। अगस्टस रिवाइनस की बेटा बात करें तो अगस्टस रिवाइनस ने टैक्सोन मुतारिफ करवाया, ऑर्डर। ये जो हमने कल किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर पढ़े थे, तो ऑर्डर का जो टैक्सोन है वो अगस्टस रिवाइनस ने जो है वो डिस्कवर किया था। टॉर्नीफोर्ड की बात करें तो इसने दो टैक्सा मुतारिफ करवाए, क्लास और स्पीशी। ये बेटा दोनों टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए। टैक्सोन और जो ऑर्डर है, ऑर्डर टैक्सोन जो है वो किसने मुतारिफ करवाया था? और क्लास और स्पीशी टैक्सोन किसने मुतारिफ करवाया था? तो वो टॉर्नीफोर्ड थे। टैक्सोन सिंगल को कहते हैं, और नीचे आप देखिए क्लास और स्पीशी दो है तो टैक्सा का वर्ड लिखा हुआ है। कैरोलस लीनियस ने क्या किया था? इसने तमाम स्पीशीज़ को उनकी ज़ाहरी
जिस्मानी खसूसियात को मद्देनज़र रख के उनको क्या किया था, ग्रुप्स में डिवाइड किया था। मतलब जो जानदार फिज़िकली सेम थे उनको सेम ग्रुप में रख दिया, और जो जानदार फिज़िकली डिफरेंट थे उनको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया। तो अगर हम एक लिस्ट बनाएं उन तमाम साइंटिस्ट की जिन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम पर काम किया, तो सबसे पहले हमारे पास अरस्तु आ जाते हैं, अरिस्टोटल, फिर उसके बाद अबू उस्मान उमर अल जाहिज़, उसके बाद फिर इब्ने रश्द, एंड देन ये हमारे पास एंड्रिया सीसल पीनू हैं, जॉन रे हैं, अगस्टस रिवाइनस हैं, टॉर्नी फोर्ट है, और कैरोलस लीनियस की बेटा डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ भी याद करनी है। 1707 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, और 1778 जो है वो इनकी डेथ डेट है। उसके बाद बेटा जो है वो क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो शुरू हो गया, और सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम वजूद में आया उसको नाम दिया गया टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के तहत तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो बड़े ग्रुप्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया था। इन ग्रुप्स को बेटा हम नाम देते हैं किंगडम्स का। तो अगर हम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें तो पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, फिर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, और आखिरकार फिर हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करेंगे। अच्छा, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें तो इट इज़ द ओल्डेस्ट सिस्टम, ये सबसे पुराना क्लासिफिकेशन सिस्टम है। इसमें क्या किया गया था बेटा, तमाम ऑर्गेनिजम्स को दो बड़े किंगडम्स में डिवाइड किया गया था। एक का नाम प्लांटी रखा गया और दूसरे का नाम एनिमेलिया रखा गया। अब प्लांटी के अंदर जो है वो ऑर्गेनिजम्स रखे गए थे जो अपनी खुराक खुद बना सकते थे, और एनिमेलिया के अंदर वो ऑर्गेनिजम्स रखे गए थे जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते थे। जैसे नीचे बता रहा है, अकॉर्डिंग टू इट ऑल ऑर्गेनिजम्स, अब वो तमाम ऑर्गेनिजम्स डैट कैन प्रिपेयर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल एंड कैन स्टोर एनर्जी आर ऑटोट्रोफ्स एंड आर इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटी। वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जो इनऑर्गेनिक सिंपल मटेरियल से अपनी खुराक तैयार कर सकते थे और एनर्जी को भी अपनी बॉडी में स्टोर कर सकते थे, उनको ऑटोट्रोफ्स कहा गया। ऑटोमीन जो खुद ब खुद अपनी खुराक बनाते हैं, और उन्हें किंगडम प्लांटी में रखा गया। जबकि अब दूसरी तरफ ऑर्गेनिजम्स डैट कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते थे, और ज़िंदा रहने के लिए उन्हें ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड करना पड़ता था। ये जो ऊपर हमने पढ़े जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते और ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करते हैं, उन्हें बेटा हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। और ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको हम किस में ऐड करते हैं, किंगडम एनिमेलिया के अंदर ऐड करते हैं। तो जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर जो है, इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर जो है दो किंगडम्स जो है वो बनाए गए थे, एक किंगडम प्लांटी और दूसरा किंगडम एनिमेलिया। प्लांटी के अंदर ऑटोट्रॉफ्स रखे गए, वो ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक खुद बना सकते थे, और एनिमेलिया में वो ऑर्गेनिजम्स रखे गए जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते थे। अच्छा, इसके साथ साथ इस सिस्टम के अंदर जो बैक्टीरिया थे, फंजाई थे और जो एल्जी थे, इनको प्लांटी के अंदर रखा गया था। ये बेटा आपने याद रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। अच्छा, अब जब ये क्लासिफिकेशन सिस्टम बन गया, अच्छा चले जी, ऑटोट्रॉफ्स, ऑटो का मतलब होता है खुद ब खुद, ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स डैट कैन प्रिपेयर फूड, जो अपनी खुराक, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं वो ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक जो है वो खुद बना सकते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। ऑटोट्रॉफ्स बेटा कहते हैं वो ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, ये ऑटोट्रॉफ लिखा हुआ है। ऑटोट्रॉफ प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। बेटा आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, तो यहाँ पे सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से मुराद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। ठीक है, अब ये इनऑर्गेनिक क्यों है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, और वाटर में हाइड्रोजन के साथ कार्बन नहीं है, और आपने पढ़ा हुआ है वो कंपाउंड जो कार्बन हाइड्रोजन से बनते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, जबकि इन दोनों के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन अलग अलग है। सो अब ये दोनों सिंपल भी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये सिंपल भी हैं और इनऑर्गेनिक भी हैं। तो वो ऑर्गेनिजम्स, हमने कहा ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से दे कैन प्रिपेयर फूड, अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। अब खुराक खुद बनाएंगे तो उसको तोड़कर फिर एनर्जी भी खुद ही हासिल करेंगे, इसलिए ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो मीन खुद ब खुद बनाने वाले। जबकि बेटा ऑन दी अदर हैंड हेट्रोट्रॉफ्स की बात करें तो जो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स डैट कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड,
वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक नहीं बना सकते। तो ज़ाहिर सी बात है, जब वो ज़िंदा रहना है तो ज़िंदा रहने के लिए फिर ये किस पे डिपेंड करेंगे, ऑटोट्रोफ्स पे जो है वो डिपेंड करेंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बेटा हम कहते हैं हेट्रोट्रोफ्स। तो मोटा मोटा ये है, समरी ये है कि ऑटोट्रोफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, और हेट्रोट्रोफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। ठीक है। अच्छा, तो और जो ऑटोट्रोफ्स थे उनको प्लांटी के अंदर रख दिया गया, और जो हेट्रोट्रोफ्स थे उनको एनिमेलिया के अंदर जो है वो रख दिया गया। अच्छा, जब ये सिस्टम बन गया तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई बाद में। जब टेक्सोनोमिस्ट क्या होते हैं, वो साइंटिस्ट जो क्लासिफिकेशन करते हैं, जब उन्होंने इस सिस्टम को स्टडी किया तो पता चला कि ये सिस्टम तो अनवर्केबल है, मतलब इस पे काम नहीं किया जा सकता, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि जब बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे यूग्लिना, आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा हुआ है, यूग्लिना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जब इसको स्टडी किया गया तो पता चला कि इसमें प्लांट लाइक करेक्टर भी, अब प्लांट लाइक करेक्टर क्या, क्लोरोफिल पिगमेंट इनके अंदर पाया जाता है, और इनमें ये एनिमल लाइक भी हैं, क्योंकि ये अपनी खुराक, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। सो अब इसका मतलब है कि इस ऑर्गेनिज्म में प्लांट जैसे करेक्टर भी हैं और एनिमल जैसे करेक्टर भी हैं। सो देयर शुड बी अ सेपरेट किंगडम फॉर सच ऑर्गेनिज्म। तो साइंटिस्ट ने कहा कि इनके लिए कोई सेपरेट किंगडम होना चाहिए, जो कि इस किंगडम के अंदर जो इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में मौजूद नहीं था। ये आखिरी लाइन बेटा नहीं करनी, निशान मैंने ऑलरेडी आपको लगवाए भी हुए। तो इस तरीके से ये जो सिस्टम था ये फ्लॉप हो गया, क्योंकि इसमें यूग्लिना, जिनके अंदर प्लांट जैसे करैक्टर भी हैं, एनिमल जैसे करैक्टर भी हैं, इनके लिए कोई सिस्टम जो है, इनके लिए कोई अलग से किंगडम जो है वो मौजूद नहीं था, या इनके मुतल्लिक कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं थी। लिहाजा फिर इनके लिए एक नया किंगडम जो है वो तजवीज़ किया 1866 में अर्नस्ट हैकल ने, सॉल्व द फर्स्ट ऑब्जेक्शन। तो ये जो एतराज़ आया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पे कि जी इसमें तो कोई तीसरा किंगडम जो है वो मौजूद नहीं है जिसके अंदर हम यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिजम्स को रखें, तो 1866 में बेटा अर्नस्ट हैकल ने ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व की थी। उन्होंने क्या किया, प्रोपोज द थर्ड किंगडम। प्रोपोज का मतलब होता है पेश करना। उन्होंने एक थर्ड किंगडम जो है वो बनाया, जिसका नाम बेटा उन्होंने रखा प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। किन के लिए, टू अकोमोडेट, रखने के लिए, किन को रखने के लिए, यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिजम्स को रखने के लिए। ये ठीक है बेटा, ये पॉइंट आपने लाजमी याद रखना है। इस टॉपिक में इतना ही कर लेंगे तो ये इनफ है। तो बेटा हमने अभी तक जो पढ़ा है उसमें हमने देखा हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, फिर हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम देखा, फिर हमने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम देखा। अब बेटा हम बात करेंगे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की। पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। हिस्ट्री में सबसे पहले बेटा 1937 में एक साइंटिस्ट थे, ई चैटन। अच्छा, ई चैटन जो थे, सजेस्ट का मतलब होता है दावा करना, पेश करना। इन्होंने ना दो टर्म्स सजेस्ट की। इन्होंने कहा कि ये जो टर्म है प्रोकैरियोटिक, ये टर्म जो है ना ये हम इस्तेमाल करेंगे बैक्टीरिया को एक्सप्लेन करने के लिए, और ये जो टर्म है ना यूकैरियोटिक, ये हम इस्तेमाल करेंगे एनिमल और प्लांट सेल को एक्सप्लेन करने के लिए। मतलब जब भी हम बैक्टीरिया की बात करेंगे तो हम उसके लिए प्रोकैरियोटिक टर्म यूज़ करेंगे, और जब भी हम प्लांट या एनिमल सेल की बात करेंगे तो हम यूकैरियोटिक टर्म यूज़ करेंगे। उसके बाद बेटा 1967 में रॉबर्ट विटेकर वो पहले साइंसदान थे जिन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, मंजर आम पर लेकर आए थे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को। ठीक है। अच्छा, अब ये जो सिस्टम था बेसिकली ये दो चीज़ों पर बेस था। एक तो बेटा आपने ये इतना याद रखना है पॉइंट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़ी है फर्स्ट चैप्टर में, लास्ट टॉपिक। तीन किस्म की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, यूनिसेलुलर होती है, कॉलोनियल होती है, और मल्टी सेलुलर होती है। और सेकंड ये आगे देखें बेटा, ये नाम लिखे भी हैं, प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है। और दूसरा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खुराक हासिल करने का तरीका। आया फोटोसिंथेसिस के ज़रिए खुराक बनाई जा रही है, खुराक को जज़ब किया जा रहा है, या खुराक को निगला जा रहा है, इंजेशन। ये हमारे अंदर जो खुराक हासिल करने का जो तरीका है वो इंजेशन, हम खुराक को निगल कर जो है वो खाते हैं। ठीक है। तो इसके बाद बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो हमारे पास स्लाइड है, जी बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास स्लाइड है उसमें
मार्गुलिस एंड शवार्ट्स। अब 1967 में रॉबर्ट विटेकर जो थे उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम तो पेश कर दिया था, लेकिन उसके बाद 1988 में मार्गुलिस एंड शवार्ट्स ने क्या किया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो रॉबर्ट विटेकर ने पेश किया था उसको मॉडिफाई किया था। ये बेटा यहाँ तक आपने, अच्छा उन्होंने कैसे मॉडिफाई किया, दे कंसीडर्ड जीनेटिक्स अलॉन्ग विद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ तक बेटा आपने करना है। रॉबर्ट विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया था उसमें दो चीज़ों को बेस बनाया गया था, एक लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जबकि मार्गुलिस एंड शवार्ट्स ने क्या किया था बेटा, यहाँ पर इन दोनों के साथ जीनेटिक्स को, जीन्स को भी ऐड किया था। अच्छा बेटा 5 किंगडम्स की तरफ आ जाते हैं। ये बेटा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब इसमें जो पांचों किंगडम्स हैं उसमें हम देखेंगे कि हर किंगडम के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं वो किस टाइप के हैं, उनके अंदर क्या क्या करेक्टर्स हैं। तो ये क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में, राइट डाउन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा, राइट डाउन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। इस तरह से बेटा ये टॉपिक पूछे जाते हैं और समटाइम ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, राइट अ नोट ऑन 5 किंगडम्स। और याद रखिए जब वो कहेगा 5 किंगडम्स तो इसका मतलब आपने सिर्फ किंगडम्स लिखने हैं, ये ऊपर वाली एक्सप्लेनेशन आपने नहीं लिखनी, ठीक है। और आमतौर पे वो किंगडम्स ही पूछता है, राइट डाउन करेक्टर्स ऑफ 5 किंगडम, इस तरह से। अच्छा बेटा सबसे पहले जो हमारे पास किंगडम है वो बेटा हमारे पास है किंगडम मोनेरा। अब किंगडम मोनेरा की अगर हम बात करें तो इस किंगडम के अंदर पहला जो पॉइंट है, इट इंक्लूड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। इस किंगडम के अंदर सिर्फ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। बेटा आपने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, और यही वो आगे बताने जा रहा है। हमने कहा कि इस किंगडम के अंदर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। अब वो कौन से होते हैं, तो उसने आगे लिखा हुआ है डैट इज, इसका मतलब ये है कि दे आर मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। इसका मतलब ये है कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी प्रोकैरियोटिक सेल से बनी होती है उनको इस किंगडम के अंदर जो है वो रखा गया है। सेकेंड करेक्टर बेटा क्या है कि ये यूनिसेलुलर होते हैं, अगरचे कुछ स्पीशीज़ चेन्स की शक्ल में भी पाई जाती हैं, क्लस्टर्स की शक्ल में, कॉलोनीज़ की शक्ल में भी जो है वो पाई जाती हैं। थर्ड लाइन बेटा आपको नहीं करवाई गई। उसके बाद हमारे पास थर्ड करेक्टर है मोस्ट आर हेट्रोट्रॉफिक। अब इस किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं ज़्यादातर हेट्रोट्रॉफिक है, मतलब अपनी खुराक नहीं बना सकते, बट सम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो, वालेकुम अस्सलाम सर, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और फोटोसिंथेसिस क्यों कर सकते हैं, क्योंकि उनके साइटोप्लाज्म के अंदर, अब सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है तो उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अब इस किंगडम में दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स रखेंगे हैं, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। आप देखें बैक्टीरिया को एक्सप्लेन करने के लिए हम कौन सी टर्म यहाँ पे यूज़ करें, प्रोकैरियोटिक। जैसे ई चैटन ने ऊपर कहा था कि बैक्टीरिया के लिए हम प्रोकैरियोटिक टर्म यूज़ करेंगे। बेटा मैं थोड़ा सा रिवाइज करता चलो, किंगडम मोनेरा की हम बात कर रहे हैं। इस किंगडम के अंदर हमने 4 पॉइंट्स पढ़े हैं। नंबर 1, इस किंगडम के अंदर प्रोकैरियोटिक, नंबर 1 इस किंगडम के अंदर जो है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। नंबर 2 हमने कहा इस किंगडम में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हैं और कुछ कॉलोनीज़ में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स भी हैं। नंबर 3 बेटा हमने पढ़ा कि ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स हेट्रोट्रॉफिक हैं लेकिन कुछ फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। चौथा पॉइंट बेटा हमने पढ़ा कि इस किंगडम में 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। अच्छा उसके बाद बेटा हमारे पास सेकेंड जो किंगडम है वो है किंगडम प्रोटिस्टा। सबसे ज़्यादा वैरायटी के ऑर्गेनिज्म, सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी इसी किंगडम के अंदर पाई जाती है। अब देखिएगा ज़रा इस किंगडम के अंदर यूकैरियोटिक, अच्छा अब याद रखना है सिर्फ फर्स्ट किंगडम है, सिर्फ फर्स्ट किंगडम है जिसके अंदर, फर्स्ट किंगडम है जिसके अंदर जो है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, बाकी चारों के अंदर जो है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मौजूद है। तो किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें तो इसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है, सिंपल मल्टी सेलुलर है, 3 टाइप के ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। तो हमने 3 कैटेगरीज बनाई हुई हैं यहाँ पर। एलजी है, अब एलजी की बात करें तो ये भी तीनों टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर भी, कॉलोनियल भी, मल्टी सेलुलर भी, और ये प्लांट से काफ़ी मिलते जुलते हैं। दे रिजेंबल प्लांट्स, एलजी प्लांट से मिलते जुलते हैं क्योंकि इनके अंदर प्लांट की तरह सेल वॉल पाई जाती है, क्योंकि इनके अंदर प्लांट की तरह क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल पिगमेंट भी होता है। अच्छा यहाँ पर एक वर्ड है सिंपल मल्टी सेलुलर, एक होता है मल्टी सेलुलर, एक होता है सिंपल मल्टी सेलुलर। तो यहाँ पे बता रहा है सिंपल मल्टी सेलुलर का मतलब है कि इन एलजी के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में सेक्स ऑर्गन्स यूनिसेलुलर हों लेकिन बाकी तमाम
पार्ट्स मल्टी सेलुलर उन्हें हम कहते हैं सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये कभी भी अपनी लाइफ में एम्ब्रियो नहीं बनाते, जबकि प्लांट में जो सीड होता है उसके अंदर एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो से पूरा प्लांट बनता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस भी थे जिसकी वजह से हमने इनको प्लांट में नहीं रखा, हमने इनको लैदा ग्रुप एलजी के अंदर किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा। प्रोटोजोआन की बेटा बात करें तो ये एनिमल से काफ़ी मिलते जुलते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता और इनमें सेल वॉल भी बेटा नहीं होती। और तीसरे नंबर पर हमारे पास है फंजाई की तरह के कुछ ऑर्गेनिजम्स भी इनके अंदर मौजूद होते हैं। यहाँ तक बेटा ये आपने आज रखना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि जो जूम पे मीटिंग होती है ना इसका टाइम 30 मिनट्स होता है और 2 मिनट बाकी रह गए, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी।